नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। गाइज, हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड, उन इवेंट्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज इस नोटेड जानकारी का आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following country has been announced as the fourth member of the BRICS New Development Bank (NDB)? निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के चौथे सदस्य के रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ब्राजील, मिस्र, श्रीलंका या नेपाल। इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है मिस्र यानी इजिप्ट। तो इजिप्ट यहाँ पे चौथा मेंबर घोषित किया गया है एनडीबी बैंक का, मतलब कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके चौथे मेंबर के रूप में मिस्र को मान्यता दी गई है ब्रिक्स समूह द्वारा। राइट, देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स समूह की जब बात आती है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे इंडिया के लिए। यानी इंडिया जिन जिन भी ग्रुप्स में शामिल है, जिन जिन भी इंटरनेशनल ग्रुप्स में शामिल है, उन सारे ग्रुप्स को आपको डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए और ये जरूर अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि इंडिया उस पर्टिकुलर ग्रुप में कब शामिल हुआ था, किन उद्देश्यों के साथ शामिल हुआ था और उसमें किस तरीके का रोल रहा है इंडिया का। राइट, डिटेल में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, खासतौर पर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो मैं आपको बता दूं ब्रिक्स समूह में जो आने वाले देश हैं वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। राइट, तो ये कंट्रीज हैं, इनके द्वारा ये बना समूह है। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, यानी कि इस समूह की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, यानी कि चीन में है, चीन के संघाई प्रांत में है। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रिक्स के टर्म में भी डिटेल में जाना चाहिए और जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल ग्रुप्स में भी आप डिटेल में जाइए। ऐसे कई बार क्वेश्चन बनते रहे हैं जहां पे ये पूछा गया है कि इस ग्रुप का इंडिया मेंबर है या नहीं है, या इस समूह की जो समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके टर्म में बनते रहते हैं। राइट, तो आप जरूर इसके टर्म में अपडेटेड रहिए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bank has become the second largest bank in India in terms of POS machines by installing over 2 lakhs card swipe machines? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पीओएस मशीनों के मामलों में 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीनों को स्थापित करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है एक्सिस बैंक। जी, तो एक्सिस बैंक ने किया क्या है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है पीओएस मशीनों के एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि एक तरीके से मर्चेंटाइज फील्ड में इन्होंने जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से पीओएस का एस्टेब्लिशमेंट किया है बहुत सारी मर्चेंटाइज में, और ऐसा करके वो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आप इसको याद कर लीजिए कि पूरे 2021 में, यानी कि पूरे 12 महीनों में एक्सिस बैंक ने 2 लाख कार्ड स्वाइप मशीन्स को स्टैब्लिश किया है। राइट, और एक तरीके से ऐसा करके एक्सिस का जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य ये है कि वो अपनी सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट करेगा और उस इंटीग्रेटेड सर्विस का एक नाम देगा जिसका नाम है एक्सिस वन। तो उस लक्ष्य को पाने में एक तरीके से ये जो डेटा है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा पीओएस मशीनों को इस्टेब्लिश किया गया है, ये डेटा जरूर एक्सिस वन को इस्टेब्लिश करने में या इसको अचीव करने में हेल्प करेगा। राइट, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करके, यानी कि 2 लाख पीओएस मशीन्स को इस्टेब्लिश करके मार्केट पे जो इसकी पकड़ आई है, मार्केट पे जो परसेंटेज आई है मर्चेंटाइज में और खासतौर पे पीओएस एस्टेब्लिशमेंट में, वो अब 15% से 16% हो गई है। राइट, कितना हो गई है? 16% हो गई है। राइट, तो ये डेटा भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state the quantum computing lab has been established by the Indian Army recently? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम कंप्यूटिंग लैब की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो यहाँ सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश। जी,
तो यहाँ मध्य प्रदेश में इंडियन आर्मी ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब की स्थापना की है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटिंग लैब ही इस्टेब्लिश नहीं किया है, साथ में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है। क्या इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक तरीके से ये अपनी रिसर्च को बढ़ाने वाले हैं, या इसके लिए एक इंजीनियरिंग कोर्स बेसिकली शुरू करने वाले हैं, राइट। और ये दोनों सेंटर्स मध्य प्रदेश में महू जगह पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। महू जिसका ऑफिशियल नेम है डॉक्टर अंबेडकर नगर, राइट। तो महू में ये दोनों सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इन दोनों सेंटर्स के माध्यम से इंडियन आर्मी एक तरीके से मिलिट्री यूज में आने वाले ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज की फील्ड में रिसर्च करने वाली है और डेवलपमेंट करने वाली है। मतलब कि ये दोनों सेंटर्स यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग लैब और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, ये दोनों सेंटर मिलिट्री यूज में आने वाली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से उसमें रिसर्च में योगदान देंगी, और उसके बाद अगर कुछ निकल कर आता है तो उसके लिए डेवलपमेंट में भी योगदान देंगी। तो डेफिनेटली ये दोनों सेंटर्स इंडियन मिलिट्री के लिए एक तरीके से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट। तो जगह का नाम आप जरूर याद रखें कि किस जगह में या किस राज्य में ये दोनों सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं इंडियन मिलिट्री के द्वारा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल SSB? सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, संजय अरोरा, कुमार राजेश चंद्रा, पंकज सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है संजय अरोरा जी। तो संजय अरोड़ा को एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में पूछा जा सकता है, राइट। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, यानी अगर हम सबसे पहले कुमार राजेश चंद्र की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। क्या रहे हैं? फॉर्मर डीजी रह चुके हैं, किसके? एसएसबी के, राइट, कुमार राजेश चंद्र। तो ये नाम भी अच्छे से याद कर लें। पंकज सिंह की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि ये करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ हैं, राइट। किसके डीजी हैं ये? बीएसएफ के हैं। कौन? पंकज सिंह। नाम अच्छे से याद कर लें। और अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की, तो ये एनसीसी के डीजी हैं। किसके डीजी हैं ये? एनसीसी के, राइट। तो इनका नाम भी अच्छे से याद कर लें, और इनका जो पद है वो है एनसीसी में डायरेक्टर जनरल के रूप में, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as India's permanent representative to the UN Conference on Disarmament? संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पंकज शर्मा, अनुपम रॉय, सुभाषिनी नारायणन या उमेश चंद्र। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है अनुपम रॉय, राइट। तो ये नाम अच्छे से याद कर लें। और यहाँ बात हो रही है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेशन की, कहाँ पे? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, राइट। तो ये आप अच्छे से याद कर लें, यूएन का डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, राइट। और वहाँ पे यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होने वाली है वो किसके द्वारा होने वाली है? अनुपम रॉय के द्वारा, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। देखिए अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, पंकज शर्मा, सुभाषिनी नारायणन, उमेश चंद्र, तो ये सारे के सारे फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, यानी कि इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है कहाँ पे? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में, राइट। तो फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव से ये रह चुके हैं, इनका भी नाम आप याद कर सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named as 54th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राजेंद्र कुमार तिवारी, राहुल भटनागर, दुर्गा शंकर मिश्रा या जावेद उस्मानी। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है दुर्गा शंकर मिश्रा जी। तो दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के 54वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट पद होता है, और ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और अगर हम बात करें यहाँ पे राजेंद्र कुमार तिवारी, राहुल भटनागर, जावेद उस्मानी की, तो ये सारे ऑप्शन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश के पद पर काबिज हो चुके हैं, यानी कि इस पद पर काबिज होने वाले ये सारे नाम हैं, राइट।
तो नाम इनका भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For how many years the tenure of Vasudevan Pathani Narasimhans as MD and CEO of Equitas Small Finance Bank Limited has been extended? Equitas Small Finance Bank Limited के MD और CEO के रूप में वासुदेवन पठानी नरसिम्हन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 1, 2, 3 या 4। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 3 जी। तो यहाँ पे 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन का, राइट। कहाँ पे? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के अंदर सवाल बन सकता है। नाम अच्छे से याद कर लें और बैंक का नाम अच्छे से याद कर लें, राइट। और देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो बनता है वो अपॉइंटमेंट के टर्म में तो बनता ही है, लेकिन कार्यकाल को बढ़ाने के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो आप ये अच्छे से याद कर लें। अगर मैं आपको बताऊं कि वासुदेवन का कार्यकाल यहाँ पे किस तरीके से रहा है, तो एक तरीके से इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में। और इनको एक तरीके से एमडी एंड सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया था 2016 से, राइट। यानी कि 2016 से एमडी एंड सीईओ के पद पर हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन, राइट। तो आप नाम अच्छे से याद कर लें और बैंक का नाम अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has launched the first versatile nuclear powered icebreaker Sibir to boost India's Arctic plans? किस देश ने भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या रशिया। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है रशिया जी। तो रशिया ने अपने पहले वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिविर की अनवीलिंग की है, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिविर का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 2015 में शुरू हुआ था और 22 दिसंबर 2017 को इसकी टेस्टिंग की गई थी। मतलब कि ये पाया गया कि ये बाकायदा काम कर सकता है, इसमें जो भी डेवलपमेंट किया गया है वो पूरी तरीके से उपयोगी है या पर्पजेस को कंप्लीट करता है, राइट। यानी कि अब फाइनली कॉमर्शियली इस जो आइस ब्रेकर है इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है और इसका नाम है शिविर, राइट। नाम बहुत अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नाम के टर्म में डायरेक्टली बन सकता है और कंट्री के टर्म में बन सकता है और इसके पर्पज के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो शिविर है वो किस फील्ड से रिलेट करता है या ये किसका नाम है, किसी शिप का नाम है या कोई आइस ब्रेकर है, या एक तरीके से इसके इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इंडिया एक तरीके से इसके कॉमर्शियल वर्जन में, यानी कि रशिया ने शिविर को इंडिया को भी हैंड ओवर किया है, राइट। और इंडिया शिविर को किस तरीके से यूज करने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडिया के जो एक तरीके से रिसर्च प्लान्स हैं खासतौर पे आर्कटिक फील्ड को लेकर, उस प्लान में शिविर का बहुत यूज होने वाला है। बिकॉज आर्कटिक फील्ड में अगर अपने कदमों को बढ़ाना है और ख़ासतौर पे रिसर्च को बढ़ावा देना है या रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स पाने हैं और ख़ासतौर पे इंडिया के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो शिविर नामक आइस ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है या बहुत अहमियत है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आइस ब्रेकर्स जो होते हैं वो एक तरीके से रिसर्च सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए भी काम आते हैं और जो कई तरीके की माइनिंग करनी पड़ती है उस फील्ड में। और अगर खास तौर पे आर्कटिक फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पे बर्फ की मोटी मोटी चादरें होती हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी मजबूत और मल्टीपर्पज वाले आइस ब्रेकर्स की वहाँ पे जरूरत पड़ती है, राइट। तो इन सारी ज़रूरतों को एक तरीके से जो वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है शिविर, वो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और डेफिनेटली इंडिया आर्कटिक फील्ड में अपने रिसर्च को बढ़ा पाएगा और बेहतर रिजल्ट्स ले पाएगा, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म में भी आप अच्छे से इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने इस टॉपिक में। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर आप खासतौर पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में आर्कटिक ने भारत और रूस के बीच अवसर और सहयोग का एक नया एक तरीके से एस्पेक्ट या फ्रंट प्रस्तुत किया है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में बैरेंट क्षेत्र में कुछ सबसे प्रसिद्ध खनिज भंडार हैं और साथ ही दुनिया के कुछ बेहतरीन यहाँ पे गहरे बंदरगाह भी हैं, राइट, जहाँ से उत्पादों का परिवहन किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है और भी बहुत सारा यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, राइट। वो कौन कौन से पहलू हैं या किन किन फील्ड्स में काम किया जा सकता है, किन किन फील्ड्स में इंडिया और रशिया बात कर रहे हैं
और कौन सी फील्ड्स स्पेसिफिकली इंडिया और रशिया के बीच रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स अगर आप अच्छे से याद करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप इसकी राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे या आंसर मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ झांसी रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, गंगाधर राव रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, दामोदर राव रेलवे स्टेशन या चंद्रशेखर आजाद रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राइट, तो यहाँ पे नया नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राइट, और किसका नाम बदला गया है? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। राइट, आप अच्छे से याद कर लें, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 3 रेलवे स्टेशंस के नाम बदले जा चुके हैं। तो वो 3 रेलवे स्टेशंस क्या हैं, मैं यहाँ पे फिर से आपको नाम बता देता हूं। ऑलरेडी मैंने इनके टर्म में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ फिर से, आप याद कर लिए। पहले यहाँ पे इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज रेलवे स्टेशन। राइट, और दूसरा है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन। राइट, और तीसरा यहाँ पे है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है अयोध्या रेलवे स्टेशन। राइट, तो ये नाम भी अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन इनके टर्म में भी बन सकते हैं अगर आप खासतौर पर यूपी के एग्जाम्स को देने जा रहे हैं। राइट, ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following state सुरई इको टूरिज्म जोन हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में सुरई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है उत्तराखंड। जी, स्टेट का नाम अच्छे से याद कर लें और जिस जोन की बात की जा रही है उस जोन का नाम भी अच्छे से याद कर लें। बात है यहाँ पे सुरई इको टूरिज्म जोन की। राइट, तो सुरई इको टूरिज्म जो जोन है वो उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो जोन है वो एक तरीके से किस लिए इनॉग्रेट किया गया है तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, सुरई इको टूरिज्म जोन जो है वो स्टेट का पहला ऐसा जोन होगा जहां पे पूरे जंगल की सफारी की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे जंगल सफारी की जा सकती है, यानी कि जंगल को उसके ब्यूटीफुल प्लेसेस और उस जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ढंग से एक्सप्लोर किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है, उनकी एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। राइट, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुरई इको टूरिज्म जोन। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ वहां पे एक और चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल। राइट, क्या है? काकरा क्रोकोडाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लिए। देखिए, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल। राइट, तो ये भी वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। जी, नाम अच्छे से याद कर लें। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल में भी टूरिस्ट लोग सेफली वहां के क्रोकोडाइल्स को देख सकते हैं और खासतौर पे वहां की जो एक स्पेशल स्पीसीज है जिसका नाम है मार्स। राइट, क्या है? मार्स। तो ये नाम भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मार्स क्रोकोडाइल को सेफली वहां पे आने वाले टूरिस्ट लोग देख सकते हैं। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट है सुरई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, दोनों का नाम अच्छे से याद रखें और स्टेट का नाम भी अच्छे से याद रखें कि इस स्टेट में ये 2 टूरिज्म जोन एक तरीके से इनॉग्रेट किए गए हैं। राइट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करते हो, उसका आंसर आपको पता रहता है, या आप कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर्स को पाते हैं। राइट, और ऑप्शन एलिमिनेशन आप तभी कर पाते हैं जब आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी मालूम रहती है। राइट, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। राइट, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, पॉइंट वाइज दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है, ताकि आप उस पॉइंट वाइज जो न्यूज़ है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ, उसको समझ पाएँ, डाइजेस्ट कर पाएँ और ख़ासतौर पर उसको नोट कर पाएँ, ताकि इस नोटेड जानकारी का आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर पाएँ और इसका एडवांटेज ले पाएँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट,
तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।